अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में गुफ्तगू आजकल हो रही है कुछ माशी मामलात के हवाले से, और गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। और लोग चाहते हैं कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए हालात हाज़रा के हवाले से ख़ास तौर पे, और सुबह के वक्त कोशिश यही होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में तमाम मामलात पर बात की जाए। और दूसरे रोज़ भी इस बारे में बात होती रही। जनाब के जो हमारे देखने वाले वो चाहते हैं कि प्रोग्राम में जो है उन्हें माफ़ कीजिएगा कि उनको शामिल किया जाए, उनको बराह रास्त स्कॉलर्स को जो है इसमें शामिल करें। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि कोशिश होगी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में, क्योंकि थोड़ी सी तरतीब भी जो है वो चेंज होगी इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में, तो फिर ये सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो सकेगा। दूसरा ये कि सेहत के हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू ऑन एंड ऑफ रहती है, तो उस हवाले से पैगामात मौसूल होते हैं। एक शिकायत बार बार ये की जाती है कि जनाब हमारी कॉल्स जो है वो नहीं शामिल हो पा रही, तो इसको भी थोड़ा सा जो है वो देख लीजिए। तो ज़रूर कोशिश यही है कि प्रोग्राम जो करने का मकसद है वो यही है कि आवाम तक आगाही और शऊर पहुँचाया जाए। तो वो इंशाल्लाह सिलसिला जब दूसरे हाफ में उसके ऊपर बात होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको भी शामिल किया जाएगा। तो आज कुछ गुफ्तगू होगी मौशी मामलात के हवाले से, हालात हाज़रा पे ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में एक दफ़ा फिर तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे खुलकर तमाम मामलात पर हमारी गुफ्तगू होती है। हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे जो मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ शरीक होते रहें, और मईशत के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से और दीगर मामलात पर उनसे गुफ्तगू होती रहेगी। तो आज भी उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिज़नेस इंटेलेक्चुअल फोरम के और बिज़नेस के हलकों में जानी पहचानी शख्सियत हैं, समाजी हलकों में अपने काम की वजह से, और ख़ास तौर पे जो कारोबारी मामलात हैं और मईशत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर बड़ी खुलकर बात करते हैं। तो मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब आज सुबह के वक्त हमारे एक दफ़ा फिर मेहमान हैं, उन्हें एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मियाँ साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। दूसरे हमारे मेहमान, आप बड़े ख़ास मेहमान हमारे इसलिए हैं कि जब भी हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं तो बहुत सारे कॉल्स और पैगामात उनके लिए आते हैं, और हमेशा ही खुलकर बात करते आए हैं, लिखते आए हैं अपने कॉलम्स में, बड़ी खुलकर बात करते हैं जनाब, ख़ास तौर पे हालात हाज़रा के हवाले से। तो आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुबशिर मीर साहब की। एक दफ़ा फिर खुशामदीद मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मीर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, अब प्राइम मिनिस्टर साहब श्रीलंका में मौजूद हैं। कुछ देर पहले यही मौजूद जो है वो ज़ेर बहस था। तो कमोबेश हालात श्रीलंका के भी ऐसे ही रहे। वो टेररिज्म के अगेंस्ट उनकी फ़ाइट जो बड़ी देर तक जो वो जारी रही, उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने। तो हर जगह हमने देखा कि जैसे ही प्रॉस्पेरिटी आती है, इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर ठीक हो तो वो मुल्क तरक्की करता है। यहाँ पे सूरत हाल कैसी देख रहे हैं, क्योंकि अब तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन जो पिछले डेकेड में रही है उससे काफ़ी बेहतर अब हो चुकी है, खुदा का शुक्र है। तो अब आप किस तरह देख रहे हैं, अब गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यहाँ पर मुहैया करे कारोबारी हलकों को, ताकि मईशत को जो है वो थोड़ा सा सहारा मिल सके? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी, आप ने आज फिर मदऊ किया। जी। बात यह है कि पाकिस्तान की जब हम इकॉनमी की बात जी। करते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी के कुछ मामलात ऐसे थे जी। जो शायद उन दिनों में ठीक हो नहीं सकते थे, जी। क्योंकि जब तक आपकी अफ़गान वार चल रही थी जी। और उसमें आप फ्रंट लाइन स्टेट थे, और उसमें तालिबान का एक फैक्टर था जिसमें आपको डूम और जी। के हवाले से प्रेशराइज़ किया जाता था। आपकी सारी इमदाद जो है वो सारी मुंसलिक थी बिल्कुल। अफ़गान वार के साथ आपके जी। किरदार से या करैक्टर से। जी। तो वो मामलात इस किस्म के थे इंटरनेशनली कि पाकिस्तान उसमें बड़ी बुरी तरह से ट्रैप हुआ था। बिल्कुल ठीक। फिर उसमें दहशत गर्दी, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़, उसके जो रिपरकशंस थे वो बलूचिस्तान में भी थे, आपके कराची में भी थे, बिल्कुल और उसमें इंडिया बुरी तरह से इन्वॉल्व इन्वॉल्व था। था। बिल्कुल। तो उन सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि एक दहशत गर्दी में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बुरी तरह फंस चुका था, जी। तो पाकिस्तान की फ़र्स्ट प्रायोरिटी और फोरमोस्ट जो प्रायोरिटी थी वो तो वही थी कि उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो उस बैकड्रॉप में ज़ाहिर है कि हमारे जो इकनॉमिक मामलात थे उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल नहीं मिल पा रही सकी। थी। ठीक। तो इस वजह से वो सिचुएशन वैसी थी। अब जब से पिछले तकरीबन हम देख रहे हैं 7-8 साल से, अब अफ़गान वार ठंडी हुई है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं, जी। और पाकिस्तान में जो कराची में दहशत गर्दी थी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, जी।
तो उसमें भी आपने देखा कि वो मामलात खासे बेहतर हो गए, बल्कि अब तो ठीक ही हो गए। जी जी। तो अब इस सारी सिचुएशन में अब हमारे पास वी आर ऑल सेट टू प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक बिल्कुल ठीक फील्ड है। एज वेल। तो अब हमारे पास फिर उसके बाद जो मसाइल थे वो बिजली और गैस, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी बिल्कुल हमने बिल्कुल। जिक्र किया था कि जब आपके पास पंजाब में स्पेशली 18-20 घंटे की लोड लोड शेडिंग उन शेडिंग। दिनों में हो रही थी, और कराची में भी 10-12-13 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। जी। तो जब आपके पास चीज़ ही अवेलेबल ना हो कि जिससे आपने कोई प्रोडक्शन करनी है, यस। प्रोड्यूस करना है, तो आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट बिल्कुल करेंगे? ठीक है। बिल्कुल ठीक तो उन दिनों में ऐसी कोई सिचुएशन बन नहीं पा रही थी। है। जी। अब ये जो 3 मेजर हमारे हैंडीकैप्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गए। अब हमारे पास गैस भी है, बिजली भी है, और अब थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की है। यस। तो ये चीज़ें बेहतर अगर हो जाती हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो हमें तरक्की करने से और प्रोग्रेस करने से रोके। क्योंकि रोक सके। पाकिस्तान का जो इनबिल्ट जो इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। इकोनॉमिक यस। पोटेंशियल है, वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस। बाज़ लोग तो एक तंज़िया बात भी करते हैं ना कि 70 साल से हम पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं और पाकिस्तान फिर भी बच जाता है। ऐसा ही ऐसा ही। तो ये अल्लाह का शुक्र है, और उसकी बेशक। बुनियादी वजह यही है कि अल्लाह का रहम है, करम है, और उसके साथ साथ ये कि हमारा जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो बहुत ज़बरदस्त है बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है। फिर स्पेशली अब जो हमारी जो जोग्राफियाई जो पोजीशन है, यस। उसमें पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, बिल्कुल ठीक है। और वस्त एशियाई कंट्रीज़ के साथ हमारी तिजारत और उसके मौके वो अभी तक भी टैप नहीं हुए पूरी तरह से। यस। लेकिन ये कि उसमें काम करने की बहुत ज़रूरत ज़्यादा गुंजाइश है, और जैसे ही हालात थोड़े से और अफ़गानिस्तान के बेहतर होंगे तो वो राहदारी खुल जाएगी, तो फिर हमारी वहाँ तिजारत शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस सारे बैकड्रॉप में मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की आपने देखा गुज़श्ता 2-3 महीनों से जी। एक्सपोर्ट्स भी बढ़नी शुरू हुई हैं, और कोविड के बावजूद, एक तो कोविड के चलें उतना ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान हिट में नहीं असरात लगी। नहीं बिल्कुल हुए, ठीक है। लेकिन ये कि इवन देन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अब बढ़ रही हैं। अब हमें जो असल इशू है जी। वो थोड़ा माइंडसेट का है, ट्रू। कि अगर हमारे यहाँ माइंडसेट ठीक हो, ब्यूरोक्रेसी जो है वो सपोर्टिव हो, बिल्कुल ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ पैर बांधने की बजाय अब कोऑपरेटिव लोग अगर हों, जो भी आपने एक यस वर्ड यस। यूज़ किया, बिल्कुल। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, तो अब बात यह है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अगर क्रिएट किया जाए, जी। जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप यस। देखते हैं तो हम 122वें नंबर पे थे, अब हम थोड़ी सी तरक्की हमने की है, बेहतर एग्जैक्टली। हुए हैं, तो 108वें नंबर पे आए हैं। तो अगर हम उसमें भी बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं, तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान में लोग बड़े खुशहाल हो सकते हैं, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा चूँकि एक हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो उसमें हमें जो हमारी क्रॉप्स हैं उसमें मैनेजमेंट के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। मैनेजमेंट के ही और इश्यूज जी हैं हाँ, और सारे। उसमें जी। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल बिल्कुल सी ठीक है। चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी हम ठीक नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है, हमारे मैनेजमेंट के मसाइल हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस तरफ सही प्रॉपर तवज्जो नहीं दे रही। जी। तो इन चीज़ों को हम बेटर अगर परफॉर्म कर लें तो ये चीज़ें हमारी ठीक हो सकती ठीक हैं। हो सकती पानी हैं। की मैनेजमेंट का मसला है सबसे बड़ा इशू कि है। पानी यस। अगर आप देख रहे हैं तो पानी की हमारे यहाँ जो शॉर्टेज है वो बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में जो पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी है वो गालबन 30 दिन की है, ऐसा ही। वेयर एज के जो अमेरिका है उसमें 900 दिन का पानी वो ज़ख़ीरा स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पानी ज़ख़ीरा करने के हवाले से हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। हमारा जो पानी दरियाओं का ज़ाया होता है, और आप देखें यहाँ पे टैंकरों के ज़रिए पानी मिल रहा है, वो भी बिल्कुल। मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। आखिर पानी है तो मिल रहा है ना, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। हमारी इंडस्ट्री को पानी नहीं मिल रहा प्रोसेसिंग के लिए, बिल्कुल तो ऐसा ही। वो भी मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। एक तो पानी ज़ाया हमारा बहुत हो रहा है, एग्जैक्टली। और हमें उससे तबाही बड़ी होती है, फ्लड्स आते हैं और इस तरीके से। तो बिल्कुल बात, और या फिर समुंदर में गिराते हैं हम पानी। तो यह है कि अगर हम पानी को प्रिजर्व करें, उसको बेटर मैनेजमेंट करें, इरिगेशन सिस्टम को ठीक करें, राइट। और जो पानी ज़ाया करते हैं उसको हम ठीक करें, कंजर्व करें, तो ये चीज़ें हमें करनी होंगी। अदरवाइज़ अगले 10 साल में पाकिस्तान एक डेजर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इख्तियार कर सकता है। तो बिल्कुल हम आपने इन ठीक है। चीज़ों को देखते समझते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें
बेहतर तवज्जो अगर हम दें, 2-3 है फील्ड्स हमारी एड्रेस करें अगर एड्रेस इश्यूज को, तो करें, फिर बहुत जल्दी रिजल्ट तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स बेहतर आ सकते ठीक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ज़्यादातर मैनेजमेंट के और गवर्नेंस के इशू हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। मीर साहब, है तो पोटेंशियल आपके पास बड़ा, देखें हम तो वैसे भी अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो बोलते हैं इतनी बड़ी कंजम्पशन बेस मार्केट आपकी है, 22 करोड़ लोग आपके पास मौजूद हैं, तो डिमांड तो आपके पास बड़ी आती है, चीज़ें बड़ी रोल हो सकती है, मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जैसे अभी मियाँ साहब ने कहा कि बड़े इश्यूज़ हैं जी, मैनेजमेंट के हर जगह इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, अगर ये रहेंगे तो फिर तो प्रोग्रेस बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और आजकल कंपटीशन है, देखें अब ये वही श्रीलंका था जो 97-98 के अंदर इस हालात ऐसे थे कि लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। आज आप देखें एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा, लिटरेसी रेट देखें 100% ऑलमोस्ट लिटरेसी रेट हो गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये तो बताएं उनको, कोई बाहर से आकर किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया? बहुत शुक्रिया यासिर। अच्छा, मियाँ साहब ने तो बड़ा एक बड़ी डिटेल पिक्चर जो है वो रख दी आपके सामने। इन्हीं की गुफ्तगू को आगे मैं बढ़ाऊंगा कि दो बातें जो मियाँ साहब की गुफ्तगू में ही आई हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। यस। एक रिफॉर्म्स हैं जो हमें चाहिए, यस, और एक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, सबसे मुश्किल काम अच्छा है। ये मैं सुन रहा था तो मैंने कहा अब जो है ना, इसमें से जो एक आगे बढ़ने का रास्ता जो इन्होंने ड्राइव कर दिया अपनी सारी गुफ्तगू में, वो यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरा ख्याल है नंबर 1 होगी। वही करेंगे ना रिफॉर्म्स। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने लेकिन मसला यही आता है कि हम इसी पे ही हमेशा गुफ्तगू करते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनकी जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है यस, वो हमें क्यों नहीं नजर आती। बिल्कुल। अभी आप देखें सेनेट के इलेक्शन है, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। है। क्या ऐसे लोगों से आप तवक्को कर सकते हैं कि ये आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी देंगे? नेवर, नेवर। या रिफॉर्म्स के लिए काम करेंगे इतनी सिंसेरिटी के साथ, जबकि उनका अपनी फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर जो है सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि आप देखें जो इकोनॉमी के बगैर कौन सा मुल्क है जो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ा सकता है, अगली नस्ल को एक अच्छा मुल्क दे सकता है। तो वो जो रिफॉर्म्स का मसला है तो उस पर तो आप देखें, अगर सियासी पार्टियों ने जो गुफ्तगू करते हैं तो उसमें एक जुमला बड़ा चलता रहा है और अभी भी है, वो समझ लें गुफ्तगू की हद तक तो है, वो है मिसाके मईशत। जी जी, मिसाके मईशत बहुत। अब मिसाके मईशत के ऊपर जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल है जितनी हमारी कारोबारी बरादरी है या जो भी हमारे जैसे तालिब इल्म हैं इकोनॉमी को समझने के लिए, तो वो सब लोग जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि यार ये चीज़ होनी इस तरह होनी है। जैसे एग्रीकल्चर की बात की है तो एग्रीकल्चर को कैसे होना चाहिए, मेरा ख्याल है एक किसान से पूछेंगे ना जिसकी 2-4 एकड़ भी जगह है ना, वो भी आपको एक अपना ना दे देगा कि जी जिसका एक नस्ल दर नस्ल का एक्सपीरियंस है कि ये क्या चीज़ होनी चाहिए, मुझे 1 एकड़ से क्या जो है वो मैं आपको दे सकता हूँ, इसको मैं बढ़ा के कैसे दे सकता हूँ। अच्छा, सब हम जानते हैं कि वो जो आपका मिडल मैन कॉन्सेप्ट है उसने बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ है, आपकी पूरी मार्केट को ही ख़राब किया हुआ है, उसको आप कोई चैनलाइज करें, कोई बेहतर करें। तो लिहाजा रिफॉर्म्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई हैं, लेकिन करेज नहीं है। अब करेज क्यों नहीं है कि जिन लोगों ने रिफॉर्म्स करनी है उन्होंने ही सिस्टम को पकड़ा हुआ है। मैं आप ही के प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि आप टैक्स रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं। अब मुल्क को पैसा चाहिए तो मुल्क आगे चलेगा ना। जो मुल्क, जिन मुल्कों की हम एग्जांपल देते हैं उसमें क्या मेन चीज़ है कि टैक्स उनको ज़्यादा कलेक्ट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा डिलीवर कर देते हैं, ज़्यादा पब्लिक के लिए पैसा निकाल लेते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स जो हमें नज़र आते हैं वो इसी वजह से, बल्कि कई मुल्कों को जो है वो इमदाद दे रहे हैं जी। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको वेलफेयर दे रहे हैं, तो ये दूसरे मुल्कों से आके लोग वहाँ पे असाइलम ले रहे हैं, उनको वेलफेयर दे रहे हैं। तो किससे पैसा ले रहे हैं? वो टैक्स से ले रहे हैं। तो अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो मैं तो सबसे पहले तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अरकान असम्बली की है। तो अरकान असम्बली से आप टैक्स सही ले लेना, 1200 अफराद से अगर आप टैक्स सही ले लेना तो आप सब, या वो अपने तौर पर सही टैक्स देना शुरू कर दे, तो इस मुल्क में ऐसा कल्चर क्रिएट होगा जिसकी हम बात कर रहे थे कि लोग कहेंगे कि यार देखें
फलां साहब जो हैं उनकी जो तर्ज ज़िंदगी है यस और जो उनकी टैक्स उनसे आ रहा है वो बिल्कुल मैच करता है। 19-20 का फ़र्क तो सारी दुनिया ही बर्दाश्त करेगी। मीर साहब ये फरमाइए, तो फिर पैराडाइम शिफ्ट ही एक आएगा जिसके बाद ये सब कुछ हाँ। मुमकिन हो अच्छा, सकेगा। ये एक देखिए, इस सिस्टम से तो हाँ, नहीं देखिए नजर आ एक इस सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं जी। उनका जो मॉडल है सियासत करने का वो बड़ा खतरनाक है। मसलन वो अपनी ना एक जस्ट लाइक स्टेट की तरह रन करना चाहते हैं और कर रहे हैं। देखें कुछ खानदान हैं जो कॉलोनियल पीरियड में जो हैं जिनको सियासत में अंग्रेज लेकर आए। Yes, ठीक है। अब एक दफ़ा एक वाक़या हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इस पे लिखा था कि क्या है कि जो अरबाब रहीम साहब हैं जी, जी। वज़ीर आला थे उस जी, वक्त जी। सिंध के, तो उन्होंने कोई ना एहतजाजन एक दफ़ा वो मेडल्स जो हैं वो ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख दिए कि मैं ये वापस करता हूँ जो अंग्रेज़ों ने मेरे आबाओ-अजदाद को दिए। मैंने कहा जो अंग्रेज़ों ने ज़मीन दी है वो भी वापस कर दो। वो तो वापस नहीं की ना। अच्छा, जो आपका जो है ना, बस ये जो है ना कंट्रडिक्शन है कि मसलन जो हमारे पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, जो भी अपने आप को इंतखाब के लिए पेश करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे मुंतखब करो, मैं इस मुल्क के फैसले करूंगा, मैं आपकी किस्मतें बदलूंगा, ठीक है, उसको एग्जाम्पल होना चाहिए ना। दुनिया में जो हम देख रहे हैं, और मैं नाम भी ना लूं तो आप बहुत से लोग निकाल लेंगे, बस ये है कि वो आपको वेस्टर्न वर्ल्ड से मिल जाएंगे। तो जो जिनकी जिंदगियों में एक एग्जांपल्स हैं कि जी ये देखें जी इनके ऊपर ये मसला हुआ, इन्होंने इस तरह इसको हैंडल किया, अपने आप को कैसे सेक्रीफाइस किया, इतने एग्जांपल हैं। अब ये नहीं कह सकते अच्छा वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल मार्केट है और कमर्शियल मुआशरा है, उसमें रहते हुए क्यों उन्होंने अपने लिए वो मुंतखब की है फील्ड कि हमने डिसीजंस करने हैं, हमने इस मुल्क के हवाले से अवाम के फैसले करने हैं, लेकिन हमें जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो वो एक मैं समझता हूँ एक और चीज़ है जिसकी तरफ हमें ज़रूर देखना चाहिए कि अवाम कितनी विजिलेंट है। हम शायद उतनी विजिलेंट पब्लिक नहीं है। हम कहते हैं यार कौन सा मेरा क्या मसला है और मैं क्या करूंगा और मेरी वजह से क्या हो सकता है। हम बाज़ दफ़ा आवाज़ उठाने से भी ग्रेस करते हैं। तो ये नहीं, इससे भी हमें भी बाहर निकलना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज। अब हाँ, जो माइंडसेट की बात की ना मियां साहब ने कि माइंडसेट का मसला है, तो वो माइंडसेट पब्लिक का भी है कि पब्लिक को किस तरह अपने आप को जो है इतना अफेक्टिव और इतना फ़ाल कौम के तौर पर सामने लाना है, और उसमें ज़रूरत की बड़ी ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मीर साहब अभी गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मौजूद गुफ्तगू यही रहेगा, माशी हवाले से बात हो रही है। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी जी कुछ इकनॉमिक्स के हवाले से, मईशत के हवाले से और रिफॉर्म्स के हवाले से कैसे मुमकिन हो सकेंगे। मियाँ जाहिद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मीर साहब से भी बात हो रही थी। मियाँ साहब ये फरमाइए, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इनका एक कल्चर है और ये उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई अपनी फैमिली लेगेसी को आगे लेकर जा रहा है, उसमें कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं होती, कहीं एजुकेशन की बात नहीं होती। और अब साइंस ये कहती है कि जब तक इनके ऊपर काम नहीं होगा, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर, वो तब तक पोटेंशियल जो है वो नहीं बढ़ सकेगा। अब प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल बढ़ाने के लिए तो बड़े हाथ पैर मारते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन आपको देते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मटीरियलाइज तो तब होना है उसने कि जब लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, उनके ऊपर काम किया जाए, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। और मुझे याद है खान साहब तो बड़ा तकरीर में कहा करते थे कि लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। मैं चाहूँगा इसके ऊपर मेरे साहब थोड़ी गुफ्तगू कीजिए, कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं जी, और ये तीनों चीज़ें मिल के ही ये आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि आप उनको एजुकेशन दें, बिल्कुल ठीक है, ठीक। एक ये है कि आप उनको कोई स्किल दें, कोई हुनर दें, ठीक है।
दूसरी बात ये कि आप उन्हें कम्युनिकेशन दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सारे एनवायरनमेंट जो हैं ये मिल के काम करते हैं। अगर आप देखें तो आज से 20-25 साल पहले हमारे यहाँ सिर्फ हम कराची में एक यूनिवर्सिटी का नाम सुनते थे, बिल्कुल कराची ठीक है, यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक है। आज मेरे ख्याल में कराची में कोई 2 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी बिल्कुल ठीक है। पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कोई पहले 25-30 यूनिवर्सिटीज़ थी, आज हंड्रेड्स में है। 200 के अराउंड हो गई है। 200 के अराउंड। तो इसी तरीके से स्कूल और कॉलेज में भी अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ जो अब उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। ठीक है। अच्छा, अब ये पिछले 1 साल से तो कोविड में तकरीबन बच्चों का 1 साल ज़ाया हुआ है, ऐसा ही। लेकिन मैंने एक दूसरी चीज़ भी देखी जी। अब हमारे बच्चे जूम पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैंने उनको ये देखा है कि उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत निखरी है जूम पे भी पढ़ने से। अच्छा। ठीक है, तो अगर आप जूम पे भी पढ़ते हैं, मतलब ये कोविड जो है ये एक तरफ अगर अजाब था या एक वो थी आफत थी, तो दूसरी तरफ उसमें कुछ दूसरे पहलू भी थे कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ भी थी अगर आप उसको देखें तो हमने ये देखा कि जूम में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। सिर्फ बात क्या है कि जिन इलाकों में जूम पे या ऑनलाइन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोगों को इंटरनेट फैसिलिटीज़ दे दें यस, तो ये आपकी एजुकेशन में भी इनकलाब आ सकता है। बिल्कुल आ सकता और ये आपको स्कूलों में जाना, स्कूलों में फिर मास्टर का होना या ना होना, फिर टीचरों के जो आप देखते हैं ना कि वहाँ पे घोड़े बंधे हुए होते हैं और ये सारी, तो आप इसमें भी एक इनकलाब ला सकते हैं। उसको एक नई विजन के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ आप उसमें इंटरनेट प्रोवाइड करें, हर जगह पे अगर हो एक्सेस हो लोगों को, तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो खैर, तो बात यह है कि एक तो हमें एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन उसको भी और एनलार्ज और एनहांस करने की ज़रूरत है, तो वो होना चाहिए। फिर आपने ये देखा होगा कि जब से पाकिस्तान में मोटरवेज आई हैं, यस यस, तो वो भी लोगों को एक तरबियत का एक ज़रिया है। एग्जैक्टली। और लोगों की ऑटोमेटिक उसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों में ब्रॉड माइंडेडनेस आती है, लोगों में टॉलरेंस आती है, लोगों में बिहेव करना आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरबियत का ज़रिया होती है। तो ये सारा अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। और दूसरी फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको बजट चाहिए। ट्रू। और बजट के लिए इकॉनमी चाहिए। और इकॉनमी के लिए फिर आपको वही अगेन बात है कि आपको अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सही ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है और नए रिसोर्सेज पैदा करने की ज़रूरत है। तो हम जो हमारे पुराने रिसोर्सेज हैं उनको हम पूरी तरह से अभी तक यानी उतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। आल्दो के अभी हम पहले से बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। आल्दो के फिर अगेन और बात जी, इस वक्त जो प्रोग्रेस रेट है, जीडीपी जो रेट है इंडिया का अबव 8% है, और हमारा जो है अभी कह रहे हैं कि 1.5 होगा। उसमें भी लोगों को शक है जी जी, उसमें भी शक है लोगों को कि होगा या नहीं होगा। लेकिन पॉइंट यही है अगेन कि अगर हमारा जो प्रोग्रेस रेट है अगर कॉन्स्टेंटली अगर आपका 10-12 साल तक अगर 7% भी रहे तो फिर आप खुद कफालत की मंजिल पे आ जाते हैं और फिर इकोनॉमिकली आप वाइबल हो जाते हैं। राइट। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5.8 से स्लाइड डाउन करके हम आए 1.5 पे। पिछले साल तो -0.5 चले गए थे। बिल्कुल ठीक है। अब 1.5 वो अगले साल के लिए कह रहे हैं 2.8 होगा। तो बात यह है कि हम ये सांप सीढ़ी का जो खेल है ये हम खेलते रहते हैं, या पता नहीं क्यों इस तरह से चलता है। तो बात यह है कि अगर हम इसको 7% पे लाने के लिए क्या तरीका कार होगा। बिल्कुल ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सारा कुछ है, वो अगर हम कर लें तो यकीनन फिर हमारे पास हेल्थ के लिए बजट होगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट होगा, हमारे पास एजुकेशन के लिए बजट होगा, और हमारे पास रिफॉर्म्स के लिए बजट होगा, और हमारे पास वेलफेयर के लिए बजट होगा। ट्रू। ये 3-4 चीज़ें जो है हमें करने की ज़रूरत है, और ये अगर हम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी जो अब हमारे पास यूथ बल्ज है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, अब उस यूथ के लिए हमने उनको क्या एनवायरनमेंट दिया है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्या प्रोवाइड की हैं। बिल्कुल ठीक। उसके लिए हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के लड़के लड़कियां हैं उनको हम स्टार्टअप्स में लेके जाएं और उनको हम आईटी की प्रॉपर ट्रेनिंग दें। आईटी मींस के जी हम उनको पैसा अर्न करने का तरीका सिखाएं, उनको हम ये सिखाएं, और ये कोई मुश्किल नहीं है। ये हम उनको सिखाएं कि भाई किस तरीके से आपने छोटी छोटी ऐप्स बना के, सॉफ्टवेयर बना के किस तरीके से गूगल प्ले पे आपने उसको
अपलोड करना है, कैसे उसको बेचना है और फिर कैसे पेपैल के जरिए से आपने उसके पैसे मंगाने हैं। तो ये 2-3 चीज़ें छोटी छोटी वर्कशॉप से ये उन्हें सिखाया जा सकता है। स्टेट बैंक इसमें बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं बड़ा एडमायरर हूँ गवर्नर स्टेट बैंक का कि वो बड़ा जदीद और जिद्दत से और जितने नई चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी हमारा जो एक रोशन सर्टिफिकेट है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उससे $500 बिलियन के करीब डिपॉजिट आया, लेकिन उसमें बड़ा पोटेंशियल है। उसमें मैं समझता हूँ 5-7-8 बिलियन रुपया भी आ सकते हैं, डॉलर्स भी उसमें आ सकते हैं। तो उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से स्टार्टअप्स का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 2-4-5 लोग मिलके अपनी कंपनी बना लेते हैं, इवन एक आदमी भी अपनी कंपनी बना सकता है, ठीक है। और उसमें घर बैठे बच्चे बच्चियाँ, उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग की एजुकेशन, फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग और एक लैपटॉप, बिल्कुल ठीक, और इंटरनेट, ये चीज़ें अगर उनके पास अवेलेबल हों, और है अब बहुत सारे लोग इसमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बच्चे अब इस चीज़ पे आ रहे हैं, तो वो अब सेल्फ अर्नर हैं और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन अगर होती है तो बात यह है कि एक और इसमें चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया में जिनके पास पैसा है वो अपनी इकॉनमी को डिप्रेशन से निकालने के लिए ज़ीरो मार्कअप पे लोगों को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम अमेरिका, बरतानिया, जहाँ पे ज़ीरो मार्कअप पे वो पोर कर रहे हैं पैसे, वो पैसा पाकिस्तान कैसे लाया जा सकता है? ये क्वेश्चन है, सही है? ये जरा बता। अच्छा, वो पैसा जो है हमारे स्टार्टअप्स पाकिस्तान में ला सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं तो मार्केटों में जाके खर्च कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन आप कैसे पाकिस्तान में कितना पैसा, उसमें से कितना शेयर आप पाकिस्तान में मुंतकिल करवा सकते हैं, बताना पड़ेगा। तो ये हमारे जो स्टार्टअप्स हैं ये काम ये कर सकते हैं, और इस तरीके से वहाँ से ये अच्छे खासे, मतलब हर बच्चा हर बच्ची जो है वो $150 डेली की बेसिस के ऊपर अर्न कर सकता है, तो बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, मियां साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि लॉन्ग टर्म एक प्लान बनाएं आप। लेकिन हो ये रहा है कि मियां साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो जो जॉबर्स का कल्चर है ना, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। नौकरी मिलने के जो है ना 100 तरीके, उसकी किताब जो है वो पढ़ाई जा रही है। इसके ऊपर तो हम कब से बात कर रहे हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी का जो है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर करवा दें। दूसरा ये कि ग्रुप्स की शक्ल में ये टास्क अगर दिए जाएं तो फिर ये चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती। इसके ऊपर एक प्लान की ज़रूरत है। जी मियां साहब फरमाइएगा। वो याद आता है मुशर्रफ साहब का दौर था, आप GDP जो 7% तक आपकी जो वो पहुंच गई थी, और उससे पहले भी जब एक दौर था उस वक्त भी आपके पास बड़ा पोटेंशियल था। तो उस ज़माने में तो आपके पास बड़ी चीज़ें आपके लिए काम कर रही थी, आपकी इकॉनमी के अंदर भी एक बड़ा ज़बरदस्त बूम आया। फिर वो शौकत अजीज़ साहब को लेकर आ गए, तो वो कंज्यूमर फाइनेंस का एक ऐसा दौर चला कि बड़ा एक रेवोल्यूशन आया। फिर वो सारा जो है वो लपेट दिया गया, कहा ये जी एक बबल था जी, बर्स्ट हो गया, तो सारे मामला जो है वो सेटल डाउन हो गए। अब ज़रा बताइएगा कि उस वक्त क्या चीज़ काम कर रही थी और अब क्या चीज़ मिसिंग है, ज़रा कंपैरिजन तो करके बताएं। अच्छा, ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसमें हम देखते हैं कि फ़ौजी अदवार और सियासी अदवार, दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करके देखते हैं, ठीक है। तो फ़ौजी अदवार जो हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो उसमें हमने देखा है कि इकॉनमी साइड जो है वो बहुत आगे बढ़ती है, ठीक है। कुछ उनके मॉडल ऐसे हैं या उस दौरान में ऐसे वाक़यात, जैसे अफ़गान वार जहाँ पे नुकसान हो रहा था, पैसे आ रहे थे, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, पैसे भी आ रहे थे, ठीक, कोलियन फंड मिल रहा था, अच्छा। तो लेकिन उनके दौर में जो प्रॉब्लम आती है वो होते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस। वो हमें आज भी समझ आती है कि वो पॉलिटिकल डिसीजन में कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और कई जगहों पे बहुत ही ज़्यादा कम्प्रोमाइजिंग, जो जिसके असरात फिर बाद में हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये एक हमने दोनों मॉडल जो हैं वो गुजार लिए हैं, ठीक है। अब हम चलें, ये भी एक अच्छी बात है कि हम एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हो गए हैं कि हमें बार बार हुकूमतें गिराने की बजाय, गो के पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में लड़ती हैं, लेकिन इलेक्शन हमें 5 साल बाद ही करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और असेंबली को पूरे 5 साल देने चाहिए। ये एक मेरा ख्याल है कि एक प्रैक्टिस कल्चर बनना शुरू हो गया है। वैसे अगर देखें तो 2002 का इलेक्शन 2007 तक असेंबली चली, फिर 8 में इलेक्शन हुआ तो 13 तक चली, फिर 13 को हुआ तो 18 तक चली जी। अब 18 को हुआ है तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है 23 में ही इलेक्शन होगा। अब बीच में ज़ाहिर फोर्सेस का आपस में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करना वो अपनी जगह है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं उस तरफ जाने का एक रास्ता है, और यही मेरा ख्याल है अगर चल रहा है तो उसमें इनकी खराबियाँ बहुत ज़्यादा सामने आ गई हैं।
और हम चाह रहे हैं कि जल्द रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है कि जो प्रायोरिटीज हैं, जैसे हमारी अपॉर्चुनिटीज मियाँ साहब ने गिनवाई हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो हैं, हमारे पास वसाइल इस तरह बिखरे हुए हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या है कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हमें अभी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें बाद में चाहिए। मसलन अगर हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं या ऐसे काम कर रहे हैं जिसको अवाम तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देनी है, तो इसका मतलब है वो मॉडल हमें अभी सूट नहीं करता। वो मॉडल हमें शायद उस वक्त सूट करेगा जब हम बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में चले जाएंगे, नंबर वन। दूसरा ये कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे हमें रेवेन्यू बढ़े, जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं, तो अच्छा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारे लिए वो तो डैम है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारी सस्ती बिजली बनेगी, ज़मीनें सैराब होने के लिए पानी मिलेगा, और जो है जनाब हमें पैसा भी हमें मिलेगा। लेकिन अगर हमने वो मॉडल लिया है जिसमें हमें रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब करनी पड़ रही है, और पैसे भी ज़्यादा जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं, पब्लिक जो है वो हमारे लिए वो फार्मूला जो हमने बनाया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस का कि अच्छा जी 1 रुपया बढ़ाओ तो 90 अरब रुपया जमा होगा, 2 रुपये बढ़ा दो तो 180 अरब रुपया जमा होगा। तो हम उस फार्मूले पे चले गए। एक तो प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत होती है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें पहले लेके चलना है, और ताकि वसाइल ज़ाया ना हो। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात मुझे जो समझ आती है वो ये है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन का जो आपका प्रोसेस है वो क्या है। बिल्कुल ठीक है। हम अगर ये समझते हैं ना कि जो इस वक्त मॉडल चल रहा है जी, मेरा ख्याल है कि वो फेल मॉडल है। कि अगर हम ये समझें कि कैपिटल में बैठ के सारे काम हो जाएं, वेदर इट्स ए फेडरल कैपिटल और ए प्रोविंशियल कैपिटल, दोनों में बैठ के नहीं हो सकता। जो दुनिया में जो आपने पिछले दौर का जो जिक्र किया है उसमें भी अगर कुछ पैसे नीचे जाते हुए नजर आए थे तो वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से गए थे। ठीक है। और इस वक्त दुनिया के छोटे छोटे मुल्क हैं ना, जिनको हम अगर समझें तो हमारे तो कराची उससे 50 मुल्कों से बड़ा है, उनमें भी जो सिस्टम है ना वो बल्दियाती निज़ाम का बहुत मुअस्सर है, इफेक्टिव है। अब अच्छा चलें, आप वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ देना, आप अपने हमसायों में 2 मुल्कों को देख लें। एक आपके साथ ईरान है, एक टर्की है, जिसको आप बहुत ज्यादा जिनके साथ हमारा जो है वो लेन देन आना जाना भी है। ठीक है। और अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बड़ी कौम इन मुल्कों को देख भी आई है। वहां की दोनों चीजें हुई हैं। मसलन बल्दियाती निज़ाम ने ग्रॉस रूट पे डेवलपमेंट की है, लीडरशिप भी दी है, जो उनके मुल्कों के सदर बन गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इससे मैंने ये अखज़ किया कि जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं वो इस सिस्टम से इसलिए खौफज़दा हैं कि उन्हें यह है कि वो रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा ही है, और वो लोग आ जाएंगे जो डिलीवर कर रहे होंगे। तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना बहरहाल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपके इलेक्शन करवाए 2016 में। आप मुझे बताएं कि इन पॉलिटिकल पार्टियों से कोई पूछे कि तुम कहते हो कि हम आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, तो आइन पे तो अमल दरामद करने के लिए 140A जो है वो लाजमी थी, उस पर भी करो ना अमल दरामद, वो नहीं कर रहे। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि इलेक्शन कराओ, फिर आपने इलेक्शन करा के वो लंगड़ी लूली टाइप किस्म की सिस्टम जो है वो खड़े कर दिए, जो भी किया। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर वो एक टसल का सिलसिला। लिहाजा ये जो इमेच्योरिटी है ना कि भाई आप ये तो इस बात से भी बाहर निकले कि आपने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, ऐसा ही, और आपने हमेशा पावर में नहीं रहना, ऐसा ही। आपको एक टाइम जो आपको मिला है उसमें आपने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, मुआशरे में कंट्रीब्यूट करना है, और फिर आपने आने वालों के लिए जगह खाली करनी है। ठीक है। अगर इन्हीं लोगों से बंदा पूछे तो क्या तुम लोग जो है आपने बाप दादा को रिप्लेस नहीं किया था आपने अपने घरों में, ऐसा ही, तो इसी तरह आपकी औलाद आपको रिप्लेस नहीं करेगी। तो अगर आप ये कहें कि आपकी औलाद जो है वो इस सिस्टम पे कब्जा कर ले, आप इतनी जमीनें खरीदें और फलां करें और ये करें, तो ये जो एक सोच है मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही घटिया सोच है जिसके ऊपर बहुत सी लोग चल रहे हैं। और हमें वो कहते हैं ना, हिस्ट्री से कोई सबक नहीं सीखता जब तक वो खुद उसको तजर्बे नहीं करता। तो हमें लेकिन सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सीखना चाहिए कि ये दुनिया का जो सिस्टम है वो क्या है, और हमें इंसान की जो है वो क्या एक जिम्मेदारी क्या है एज ए सिटीजन, एक शहरी इंडिविजुअल के, फिर एज ए मुआशरा के, और फिर रियासत के साथ जो है मिलके काम करना, या रियासत से काम लेने का जो अमल है उसको किस तरह आगे बढ़ाना है। ये सारी चीजें हैं जो हमें
जो एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये वो लोग या जिनको समझ आ गई है बिल्कुल ठीक है, वो इस पे आवाज़ उठाते रहें तो मेरा ख्याल है कि तरक्की का सफ़र आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है। मैं साहब अब लास्टली मसाइल तो बहुत सारे हैं, हम एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो बात करनी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंजेस हैं, अब ये दूसरा टॉपिक है, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम और रखेंगे, एक निशस्त मियां साहब से इसके बारे में ज़रूर बात एक करेंगे। थोड़ी सी इनकी साथ ऐड जी कर जी दूं प्लीज़ बात। ऐड कर लें। देखें, बात यह है कि जो मीर साहब ने बात की ना, यस आप किसी को आज़ादी देनी है ना, जब आप बात करते हैं कि जी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, दूसरे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे, तो जिनको आगे आना है उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए। बिल्कुल ठीक है, जब आप उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो लोग खुद कफील होंगे, ऐसा ही खुद कफील होंगे तो वो फिर आगे आएंगे ना। ये सब तो कथा कलामी की ठीक बात मामला। है। अब बात ये है कि जब हमें ये सिखाया जाए कि आपकी जो असल ताकत है, रिसोर्सेज हैं, वो ज़मीन के अंदर हैं, पहाड़ों के अंदर हैं, जबकि तारीख़ ये बताती है कि जब अंग्रेज़ इस खत्ते में आया या जो उसके पास जो टेरिटरी थी, जो उसका हिस्सा था, मुल्क था, उसमें ना पहाड़ थे, ना उनके पास कोई इस तरह के मिनरल्स थे, ना रिसोर्सेज थे। असल जो उसकी ताकत थी वो यहाँ थी, जी जिसको उन्होंने डिस्कवर किया, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया और उन्होंने अपनी मुल्क को, अपनी ताकत को कितना बढ़ा लिया। ब्रेक के लिए जाना है हमें? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, मुख्तलिफ उमूर पर हमने प्रोग्राम में अपने बात की है और इस गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए हमें क्योंकि जाना पड़ा। मिस्टर फरमाइएगा, रिसोर्सेज के हवाले से बात हो रही थी। अब रिसोर्सेज आपके पास हैं, अल्लाह ने आपको इतना पोटेंशल दिया है, सब कुछ दिया है, आपने बताया कि इनको ग्रूम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें। मैं मीर साहब से अक्सर बड़ी लंबी लंबी इसके ऊपर बहस होती है कि ये जो हम कहते हैं ना, ऊँट के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये सवाल पैदा होता है। तो ये जो प्रिवेलिंग सिस्टम मौजूद है, राइज निज़ाम जो इस वक्त आपका है, इससे रिज़ल्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं? ख़ास कर सकते हैं आप तो माशाल्लाह बड़े ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, आप हमें हमेशा होप देते हैं कि इससे वाकई मसला हल हो जाएगा। लेजिस्लेटर जिधर झगड़ा सुबह हो रहा था, 35 करोड़ रुपए में इसने टिकट बेच दिया है, वो पार्टी के अंदर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लग रहा है, एक इमेज आपकी जो जा रही है, ये फरमाइएगा। देखिए, बात ये है, एक चीज़ होती है रेवोल्यूशन, यस, ठीक, और एक चीज़ होती है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही। मैं समझता हूँ कि सोसाइटीज़ जो बनती हैं वो एवोल्यूशन से बनती हैं, बिल्कुल ठीक है, रेवोल्यूशन से नहीं बनती, ठीक है, ठीक, और एवोल्यूशन से ही रेवोल्यूशन आता है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिग अच्छा, अब बात यह है कि क्या हमारी सोसाइटी एवोल्यूशन पे जा रही है? क्वेश्चन। ठीक है, क्या उसमें तरबियत हो रही है, क्या उसमें प्रोग्रेस हो रही है, क्या उसमें लोगों के रवैये तब्दील हो रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं? तो अगर आप ये देखें कि अभी ये जो हम सेनेट का जो ड्रामा देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से, और हमने 2 साल पहले भी सेनेट में देखा कि किस तरह रातों रात बलूचिस्तान की जो मामला जो हुए और फिर सेनेट में हमने देखा, तो बात यह है कि हर शख्स इस चीज़ को समझ रहा है, रिएक्ट किस तरह से कर रहा है वो एक अलग बात है। समझ रहे हैं लोग एग्जैक्टली कि क्या हुआ सेनेट में और अब सेनेट में क्या होने जा रहा है, ठीक, लोगों को सब समझ आ रही है। अब जब समझ आ रही है तो फिर उसके कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ हो भी रहा होगा, ठीक है ना। तो अब लोगों को समझ आ गई है क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, ठीक। पहले लोग ये समझते थे ला ताल्लुकी थी, बिल्कुल ठीक है। अब मीडिया का वाइब्रेंट जो रोल है उसकी वजह से लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है क्या ठीक है क्या गलत है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें प्रॉपर एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, और वो जो एवोल्यूशन हो रही है हमें इसमें रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे कि इसमें लोग बड़ी तेज़ी से फिर उनके माइंडसेट चेंज होने शुरू होंगे। और हम अगर पिछले 10-15 साल में अगर हम देखते हैं तो मैं तो बड़ा मुतमिन हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता
तब्दीली आ रही है। ये सोसाइटी 100 साल में बनती है, ये सोसाइटी जो है ये कोई गमले में लगाने वाला पौधा नहीं होता। और इसमें अच्छा फिर गवर्नमेंट ने डायरेक्शन देनी होती है। अब गवर्नमेंट हमारी डायरेक्शन दे रही है या नहीं दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी कुछ उतनी शायद हम नहीं कह सकते कि जिस हद तक गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना चाहिए, तो गवर्नमेंट शायद उतनी प्रोएक्टिव नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी आगे आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि उसमें बड़ी तब्दीली आएगी। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो कि अभी इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, हमारे यहाँ चोरी चकारी, बिलों के मसले, लोग परेशान, ठीक है ना। अब एक रेवोल्यूशन उसमें आ रहा है, चाहे तो एवोल्यूशन कह लें चाहे तो रेवोल्यूशन कह लें। अब लोगों ने सोलर पावर अपने घरों में छतों पे लगानी शुरू कर दी है। लोगों ने अच्छा गवर्नमेंट ने भी पोल्स पे लगानी शुरू कर दी है, ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट्स में लगानी शुरू कर दी है। तो इसके नतीजे में आप देखें चोरी चकारी ख़त्म, सही है, लाइन लॉसेस ख़त्म, बिल के मसले ख़त्म, ठीक है ना। तो ये एक इनकलाब है या रेवोल्यूशन है या एवोल्यूशन है, जो भी आप कह लें। तो बात यह है कि ये चीज़ें नई नई चीज़ें जो आ रही हैं ना, ये आ रही हैं और उसमें पुरानी चीज़ें जो माइंडसेट, चाहे वो पुराना माइंडसेट हो चाहे वो पुरानी चीज़ हो, वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट हो रही है, ठीक है। और ये फेज आउट हो रहा है और दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। और हम भी उसके साथ अगर आप देखें, हमारी अगर आप ये मोबाइल और सेल फोन वगैरह की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ देख लें तो दुनिया में किसी भी मुल्क के हम पल्ला है। इसी तरीके से हमारा जो आईटी ग्रेजुएट है वो दुनिया के किसी भी आईटी ग्रेजुएट के बिल्कुल हम पल्ला है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं कि अभी अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देख लें तो हमारे यहाँ इस वक्त जो टेक्निक्स चल रही हैं मेडिकल की, वो बिल्कुल दुनिया के दूसरे ममालिक के हम पल्ला है। तो ये चीज़ें हैं जो सोसाइटी को चेंज करती हैं। और सोसाइटी, अच्छा अब आप अपने मेट्रोज को देख लें या ऑरेंज ट्रेन को देख लें या अपने मोटरवेज को देख लें, तो ये सारी चीज़ें जो है ये दुनिया के बिल्कुल हम पल्ला है। तो ये अब चीज़ें आती जा रही हैं, हर फील्ड में आती जा रही हैं और उससे इम्प्रूवमेंट्स भी आती चली जा रही हैं। आज अपनी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, दुनिया में किसी भी अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम पल्ला है। तो अब हर चीज़ वो हम ऑलमोस्ट बना रहे हैं जो कि दुनिया में बन रही है। और अब हमारे लिए टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना कोई इशू नहीं है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी को यहाँ पाकिस्तान में लेके आना, वो अभी कारें गाड़ियाँ बड़ी जदीद गाड़ियाँ बन रही हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। तो ये जब कोई टेक्नोलॉजी आपके पाकिस्तान में आती है, आपके ट्रांसफ़र होती है, तो उससे माइंडसेट भी आता है उसके साथ ट्रेनिंग भी आती है, उसके साथ नॉलेज भी आती है, उसके साथ ब्रॉड माइंडेडनेस भी आती है, और उसके साथ रोज़गार भी आता है, मुआशी खुशहाली भी आती है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं। अब हमारा ब्यूरोक्रेट वो अगर तब्दील नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा कि उसे तब्दील होना पड़ेगा, इसलिए कि उसको वक्त के साथ अगर नहीं चलेगा तो वो ऑब्सलीट हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। तो अब उसमें हमारे यहाँ कुछ इश्यूज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अभी नैब से लोग बड़े तंग हैं, खास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। ये अब फिर अगेन वही मैनेजमेंट के इश्यूज आ जाते हैं, फिर वही गवर्नेंस के इश्यूज आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अब थोड़ा सा नैब को भी प्रोएक्टिव होना होगा, ठीक है। अब उनको पुराने तरीके छोड़ के करप्शन को पकड़ने के कुछ जदीद तरीके भी अपनाने होंगे। रिफॉर्म उस हर जगह पे थोड़ी थोड़ी अगर आप रिफॉर्म करते चले जाएंगे तो हो भी रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएगा। हाँ, पैसेज ऑफ टाइम हो भी रहा है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। हमारी सियासत की जहाँ तक बात हो रही थी, मीर साहब ने अभी बात की, सियासतदानों में बड़ी तब्दीली आई है, सियासतदानों के रवैये भी बड़े तब्दील हुए हैं। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखें तो उनकी स्पीच या उनकी बातें, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो कोर्स ऑफ एक्शन हैं बड़े तब्दील हुए हैं। अगर आप मरियम को देखें, उनके भी बड़े तब्दील हुए हैं। ख़ुद हमारे खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, वो तो है ही मतलब तर्जमानी करते हैं यूथ की। तो ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, मैं समझता हूँ डेवलप हो रही है, और हमारी सोसाइटी जो है वो सेहतमंद रवैयों की तरफ बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस होती है और मीर साहब टाइम लग जाता है कौमें बनने में। अच्छा, मसला ये कि आप तो हर जगह को पेरिस और बनाने की कोशिश करते हैं, वीनस ना, तो वो बनने में ज़ाहिर है उसको एक टाइम लगा, एक बड़े सब्र आज़मा मरहले से गुजर कर, बड़ी मुश्किलात देख कर फिर यहाँ तक पहुँचे। अब ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, होप थोड़ी सी देनी होगी। सियासतदानों का भी काम है, कुछ लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी भी, आप हम अक्सर इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो एक कल्चर आपका बन चुका है, मैं अक्सर ये सवाल आपसे करता हूँ, ये कन्फ्रंटेशन हर चीज़ में नज़र आती है, ये शायद कोई कौमी मिजाज बन गया है कि किसी इदारे में जाओ,
क्रिकेट के मैदान हो, चाहे सियासत के मैदान हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, कन्फ्रंटेशन बड़ी आपके यहाँ होती है, हर जगह टकराव है। अगर गवर्नमेंट कोई सही काम करने के लिए जाए, अपोजिशन ये समझता है कि ये फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि इसके अपोज़ करना है। एक दफ़ा मुझे याद है वो बजट स्पीच चल रही थी, वो एहसान इकबाल साहब या कोई, मुझे याद नहीं है ठीक तरह से, कोई स्पीच कर रहे थे, तो वो अपोजिशन वाले जो वो झंडे लहरा रहे थे और वो कर रहे थे। अब उसमें एक पॉइंट ऐसा आया कि वो जो सबके लिए जो बेनिफिशियल था, लेकिन वो उसके ऊपर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये एक कल्चर सा जुमला मुझे कहने दीजिएगा, आपकी इजाज़त से। जी देखिए, एक कन्फ्रंटेशन या कंपटीशन, सर कंपटीशन होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं चीज़ें, ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये कंपटीशन है। ये और कंपटीशन होता है तो ये चीज़ें आगे चलती हैं। आप देखें, इलेक्शन अगर 5 साल बाद हो रहे हैं ना, तो ये कंपटीशन है। अगर इलेक्शन 5 साल से पहले हो रहे हैं तो ये कन्फ्रंटेशन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि जी देखें, बड़ी यानी कि पॉजिटिव पिक्चर यकीनन हमें पेश करनी होती है, करनी चाहिए, एक उम्मीद देनी भी होती है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें हैं उससे आप नज़र हटा भी नहीं सकते। हाँ, ये भी। अच्छा, एक चीज़ है कि अब जो हमारी पॉलिटिकल साइड है ना, अब बहुत से लोगों की राय है जी पहले एजुकेशन को ठीक कर लें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक ये है ज़रूर है। फिर यह है कि जी अच्छा जी अब गवर्नमेंट कुछ करे ना करें तो NGOs को काम करके हम मुल्क को ठीक कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक किसी मुल्क की सियासत ठीक नहीं ना होती, आप क्योंकि फैसले उसने करने हैं, आपने आइन बनाना है या आइन में तरमीम करनी है या उससे कानून साजी करनी है और उसको एक वॉच डॉग के तौर पर काम करना है, तो फिर होता है। अच्छा, गवर्नमेंट कुछ ऐसा हो गया हुआ है क्योंकि हम पावर ग्रैबिंग की ना एक माइंड भी है, जो ट्राइबल माइंड मैं कहता हूँ वो है कि हमने रियासत और हुकूमत के मामलात को मिक्स किया हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो रियासत के पास ही रहनी चाहिए, जो रियासत के नुमाइंदे के पास रहनी चाहिए, ठीक है, और कुछ है कि जो हुकूमत जो आए हैं हुकूमत करने के लिए उनके पास होनी चाहिए। तो लिहाजा ये जो एक बारीक सी लाइन है ना रियासत और हुकूमत के दरमियान, एक तो हमें इसको समझना चाहिए। हम एज ए पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के जो चीज़ें हमने पढ़ी सीखी हैं उसके मुताबिक ये है कि हम क्या करते हैं कि अगर अच्छा जी मुल्क में ऑल एंड ऑल वज़ीर आज़म को होना चाहिए या ऑल एंड ऑल सदर को होना चाहिए या सदारती निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी एक बहस मुबाहिसे हैं। लेकिन जो काम रियासत के हैं, हम देखते हैं कि सदर जो हैं वो रियासत के जो हैं वो नुमाइंदे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा गवर्नर साहब एक गुफ्तगू कल उन्होंने एक बयान जारी किया, ठीक है, कता नज़र इसके कि वो तो रियासत के नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, ठीक है। अच्छा, वो इन इश्यूज़ में वो पार्टी के अब वो उस तरह नहीं है, जी जी, लेकिन उन्होंने अपना बिहेव जो किया वो पार्टी के तौर पर किया, जिसको मेरा हाल क्वेश्चन आता है। उसके हवाले से अगर अलीम आदिल शेख साहब के साथ ज्यादती हो रही थी तो फिर पार्टी के लोगों को आगे आके बात करनी चाहिए थी। गवर्नर साहब का काम जो है वो सूबे के और वफाक के दरमियान एक ब्रिज का काम है। तो अच्छा, अब यह है कि आप कहेंगे जी मैं तो कर रहा हूं दूसरे नहीं कर रहे, लेकिन ये नहीं है कि मसलन आप टिट फॉर टैट फिर नहीं करें। तो लिहाजा ये एक चीजें हैं कि जिनको करना। दूसरी बात कि शेयरिंग से सिस्टम आगे बढ़ेगा, पावर शेयरिंग से और वेल्थ शेयरिंग से। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई वही चाहता है कि मसलन वसाइल मैं तो ले लूं लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूट सही ना करूं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव भी तो हो। मैं एक दफा एक प्रोग्राम में ही था तो हमारी मांडवी वाला साहब जो है जी, उन्होंने कहा जी कि सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा टैक्स कलेक्ट किया है। मैंने कहा लेकिन सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ, बिल्कुल ठीक। देखें, आपका ही 18वीं तरमीम जो है वो अगर देखा जाए तो उसका इनिशिएटिव लेने वाली पीपल्स पार्टी है। अच्छा, उसी 18वीं तरमीम कह रही है कि जो आपके पास पैसा आ रहा है ना सूबे में, आपको सूबाई मालियाती कमीशन बनाना है। बिल्कुल ठीक है। वो 18वीं तरमीम कह रही है। मुझे बताएं बनाया क्या? नहीं। और वो क्या है कि भाई आपने पैसा किस बुनियाद पे बढ़ाया वफाक से कि गुर्बत की रेशो और प्लस पॉपुलेशन, उसकी बुनियाद पे आपके पैसे बढ़े। पंजाब के काम हालांकि कर दिए गए, बढ़ गए, इधर बढ़ गए, बलूचिस्तान के भी बढ़ गए। तो इसी फार्मूले से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को क्यों नहीं देते? ठीक है। गुर्बत और पॉपुलेशन की बुनियाद में डिस्ट्रिक्ट्स को भी करें। तो लिहाजा ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी जो है ना उसमें गड़बड़ आ रही है, प्रायोरिटाइज। एक सवाल आप कर रहे थे कि अभी हुकूमत क्या करे। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास जो है ना खोने को बहुत कुछ होता है और जो अपोजिशन होती है ना उसके पास खोने को बहुत कम होता है और ज्यादा चूंकि ज्यादा जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की होती है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा मुंह खोल के चलते हैं,
उसमें गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात इस हवाले से होती हैं कि उसको हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म उसी के ऊपर आता है, तो लिहाजा उसके पॉइंट्स हमेशा लूज होते रहते हैं और उसकी वो कहते हैं कि इसका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो गिर रहा है। ऐसा ही। लेकिन गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसने अपने मुल्क की परसेप्शन जो है ना वो दुनिया के आगे एक बड़ी अच्छी पेश करनी होती है। मसलन अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो श्रीलंका गए हैं तो वो किस लिए गए हैं? अपने मुल्क की ब्रांडिंग के लिए गए हैं, इमेज बिल्डिंग के लिए गए हैं कि, और वो क्या है कि जी मेरे मुल्क में ये चीजें हो गई हैं या मैंने ये किया है और लिहाजा आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी मेरे साथ आ सकते हैं, ठीक है, और हम मिलके काम कर सकते हैं। जो परसेप्शन क्रिएट करनी थी ना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उसमें इनकी बहुत सी कोताहियां हैं। और उसमें जो रोल है वो प्राइम मिनिस्टर तो एक ब्रांड है ना, वो अपने एम्बेसडर के तौर पर वो दुनिया में जाएंगे, अपने मुल्क की जो है वो चीज़ जो है वो जितनी भी ब्राइटर साइड है वो पेश करेंगे। लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए उनके मीडिया मैनेजर्स का रोल है। बिल्कुल है, बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि मीडिया मैनेजर्स का रोल जो है वो कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। रिप्रेजेंटेटिव्स तो बड़े सारे रखे वो मीडिया मैनेजर्स जो है, अब देखें एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। अच्छा, उसके लिए आपके पास टूल क्या है? इसको दुनिया में क्या टूल है कि आप कैसे बताएंगे कि मैंने ये किया? घर बैठ के तो नहीं बताएंगे ना। आपकी स्क्रीन है, आपका अखबार है, आपका मोबाइल, वो सोशल मीडिया, फलां जो भी है, ठीक है। लेकिन ये परसेप्शन को एक अच्छे तरीके से पेश किया। अब देखें, हम देख रहे थे वो जो बाद में जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसने दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। वो बेशक वो इंडिया का था जी, शाइनिंग इंडिया जी, फलाना इंडिया, ये क्या है एग्जैक्टली? अभी मैं एक आखिरी बात जो एक, अगर आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो ये PSL जो आपका हो रहा है, ये आपका एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है। ये सॉफ्ट पावर को आप कितना अच्छा पेश कर सकते हैं, आप इसके ऊपर काम करें। आप इसमें बल्कि हाँ है तो PCB का ही प्रोजेक्ट, लेकिन क्या इसको आप पूरा एक वो उस तरह चला सकते हैं कि दुनिया कहे कि पाकिस्तान एक जबरदस्त मुल्क है और इस मुल्क में जाना बड़ा जरूरी है। और देखे क्या कुछ हो गया। एक आपका आई है चीज, गवादर की ग्राउंड, अरे उसने क्या काम किया है, ऐसा ही है। और दुनिया ICC ने अपनी वेबसाइट पे रखा। इसी तरह जब श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं तो वहां की सॉफ्ट पावर है कि उसकी एजुकेशन रेशो और उसका आंखों के एहतियात, ये उसकी सॉफ्ट पावर है, ठीक है। उसका टूरिज्म उसकी सॉफ्ट पावर है। हमारे पास भी इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। एक वक्त हमारे पास स्क्वैश में थे, हम हॉकी में थे, हम क्रिकेट में जो है वो, अब ये ब्रांड हमारे पास आ गया है। इससे हमारे पास पहाड़ों की एक दुनिया है जहां पे लोग जो है वो आते हैं। तो ये इतनी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन यह है कि वो प्रायोरिटाइज करना और उस परसेप्शन को सही तरीके से पेश करना। तो बात आ जाएगी मीडिया मैनेजर्स। चले जी, मीडिया मैनेजर्स को अपना किरदार जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है मीशा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे गुफ्तगू में शामिल रहे। मिर्ज़ा हुसैन, थैंक यू सो वेरी मच सर, आप सुबह के वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं, हमसे गुफ्तगू करते हैं मौशी मामलात के हवाले से भी, सियासी मामलात के हवाले से भी, और इस वक्त की जो जारी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। और इसी तरह जो है वो गुफ्तगू की जा सकती है ताकि बात जो है सुनने वालों तक पहुँचे भी सही तरह से और उनकी समझ में भी आए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश यही करते हैं कि बात आपको जो है सही तरह से पहुँचा दी जाए। तो ये है जी हमारी डिस्कशन, और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, दूसरे मामलात पर भी गुफ्तगू करनी है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।